चलिए दोस्तों, तो टाइम तो आ गया है क्वेश्चंस आंसर की प्रैक्टिस करने का, लेकिन उससे पहले जितना अभी तक हमने पढ़ा उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हमने 16 बातों को सीखा है। तो सबसे पहला जो इसके अंदर पॉइंट आता है वो आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। हमने देखा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है। गोइंग कंसर्न में हम बात करते हैं किसकी, उसमें हम ये कहते हैं कि जो हमारा बिजनेस इंटरप्राइज है वो हमारा चलेगा फोर्सेबल फ्यूचर तक। जो हमारा बिजनेस इंटरप्राइज है वो हमारा फोर्सेबल फ्यूचर तक चलता रहेगा, मतलब कि इनडेफिनाइट लाइफ होती है अनलेस अदरवाइज कि हम उसको डिस्क्लोज कर दें। इसका इंपैक्ट हम देख के चलते हैं फिक्स एसेट्स के साथ। हम ये कहते हैं कि इसलिए हम फिक्स एसेट्स को उसके जो लाइफ है, जो उसकी यूजफुल लाइफ है, उसमें स्प्रेड कर देते हैं और उस अकॉर्डिंग उसकी अकाउंटिंग करके चलते हैं। ओवर द ईयर हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं। ये बात हो गई गोइंग कंसर्न की। कंसिस्टेंसी क्या बताता है? कंसिस्टेंसी बताता है सर कि जो भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज होंगी, टेक्निक्स होंगी, उनको आप जो एक साल अप्लाई कर लोगे, अडॉप्ट कर लोगे, उसको ईयर आफ्टर ईयर आप सेम रखोगे, उसको ईयर आफ्टर ईयर आप सेम रखोगे, उसके अंदर कोई चेंज नहीं करोगे। हाउएवर अगर कोई व्यक्ति चाहे तो चेंज कर सकता है, लेकिन उसको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, जिसने बात की क्या कि जितनी भी आपकी रेवेन्यू है वो आपको चाहे कैश में मिल गई हो या फिर मिलने वाली हो, उसको हम यहां पर रिकॉर्ड कर देते हैं। और ऐसे अगर कोई एक्सपेंस है किसी पर्टिकुलर पीरियड का, वो आपने उसके खर्च कर दी हो, मतलब उसकी कैश में पेमेंट कर दी हो, या फिर आपने खर्चा कर लिया, उधारी कर लिया, मतलब पेमेंट नहीं करी है, स्टिल वो आपका एक्सपेंस माना जाएगा। मतलब कि कैश तो इसके अंदर आता ही आता है। अलोंग विद दैट अगर कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई है, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो एक्सपेंस हो, चाहे आपने उधार में किसी को माल बेचा या फिर उधार में कोई माल खरीदा है, या कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस है जिसका आपको भुगतान करना था लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया, तो उसको भी एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको अकाउंटिंग के अंदर लेना है। मतलब मोटे मोटे तौर पे जितनी भी पीरियड की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, उस पीरियड का जो भी खर्चा है वो आपको रिकॉर्ड करना होता है, चाहे आपने पे किया हो चाहे पे ना किया हो। अगला आता है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि जो मालिक है और जो उसका बिजनेस है, ये दोनों के दोनों सेपरेट माने जाते हैं। मालिक इसको पैसा देता है तो बोलता है कैपिटल है, और एक्सपेक्टेशन रखता है कि इस कैपिटल पे प्रॉफिट मिलेगा, और अगर ये कुछ पैसा इसमें से निकालता है तो उसको ड्राइंग कहता है। हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम इस प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग नहीं करते हैं। अगला आता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसमें ये कहा गया कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसका इंपैक्ट जो होगा वो डुअल होगा। अगर कोई चीज कहीं डेबिट हो रही है तो कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट भी होगा ही होगा। इन जनरल इसके अंदर बताया गया कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो इक्विवेलेंट चलनी चाहिए, जिसमें हम कहते हैं कि जितने भी हमारे एसेट्स हैं वो इक्वल टू है हमारा क्या, कैपिटल प्लस जितनी भी हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज थी। ठीक है, इसके बाद हम देखा हमने अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इसके अंदर हमें बताया गया क्या कि जो हमारी अकाउंटिंग पीरियड है वो होना जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो इनफाइनाइट लाइफ के लिए चलती रहेगी, हमें उसको ब्रेक करना पड़ेगा एक इंटरवल के अंदर, एक जस्टिफाइड इंटरवल के अंदर, ताकि उस इंटरवल पे हम ये जान पाए कि हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसा निखर के आया है, कैसा बन के आया है, हमें ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ताकि अगर कुछ करेक्टिव डिसीजंस लेने हो तो हम उसके बेसिस पे ले पाएंगे। इसलिए जिस इंटरवल में हम अपनी अकाउंटिंग को ब्रेक करते हैं उसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। जनरली ये कितने महीने का होता है? 12 मंथ्स का ये हमारा होके चलता है। अगला आया कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसके अंदर हमने क्या बात की थी? इसके अंदर हमने बात की थी कि जो हमारी अकाउंटिंग है उसके अंदर हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी फिक्स एसेट अगर हमने एक्वायर किया है तो जो उसकी एक्विजिशन कॉस्ट होगी उसी कॉस्ट पे उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी एसेट आपने एक्वायर किया इसकी मार्केट वैल्यू में अगर कोई चेंज आ गया, मार्केट वैल्यू बढ़ गई या मार्केट वैल्यू कम हो गई, उससे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। एक बार जिस एक्विजिशन कॉस्ट पे हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, उसी कॉस्ट के ऊपर वो सालों साल बना रहता है। सिर्फ और सिर्फ उसमें से अगर कम होता है तो क्या, डेप्रीशिएशन। सिर्फ और सिर्फ क्या कम होता है? डेप्रीशिएशन उसमें से कम होता है। नेक्स्ट आया मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। वेरी इजी। इसके अंदर ये बात हुई थी कि जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस है उसको जो मेजर किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसमें किया जाएगा? मनी में किया जाएगा। मतलब कि ओनली दोस ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदरवाइज हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। अगला आया मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसके अंदर बात हुई पीरियड की। इसके अंदर क्या कहा गया कि आप जिस पीरियड का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो उसी पीरियड का आप क्या रिकॉर्ड करोगे? एक्सपेंसेस, ताकि जब इसको नेट करो तो जो आपको रिजल्ट मिले वो उसी पीरियड का मिले। मतलब इसका ऐसा हुआ कि अगर आप 1 साल का रेवेन्यू ले रहे हो तो एक्सपेंस भी कितने का लोगे? 1 साल का लोगे, और उसी साल का लोगे जिस साल का आपने
रेवेन्यू लिया, जिस साल का आप रेवेन्यू ले रहे हैं उसी साल का आप एक्सपेंस लेंगे, ताकि आपका जो रिजल्ट निकलेगा वो उसी पीरियड का निकलेगा। तो हमें बेसिकली पीरियड को मैच करके चलना होता है कि रेवेन्यू का पीरियड और एक्सपेंस का पीरियड मस्ट बी सेम, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर अलग अलग होगा तो आपको जो रिजल्ट होगा वो एक्यूरेट नहीं होगा। अगला था रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। इसके अंदर कहा जाता है, इसको हमने कहा था कि एक्रूअल का आधा है। आधा का मतलब क्या हुआ? एक्रूअल में हमने कहा कि रेवेन्यू आपने अगर जनरेट कर ली, अगर आपने सेल कर दिया क्रेडिट पे भी, तो भी आपको रिकॉग्नाइज कर लेना है। मतलब कि अगर आपका राइट एस्टेब्लिश हो गया, अगर आपका पैसे रिकवर करने का राइट एस्टेब्लिश हो गया है, दैट मींस कि आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना है। यही बात एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी कहता है कि अगर आपने क्रेडिट में सेल किया और आपके डेटर्स क्रिएट हो गए हैं, दैट मींस कि आपका रेवेन्यू वहां पर रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। बट एक्रूअल आपको एक्सपेंस के बारे में भी कहता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने की बात करता है, बट बात ये भी सेम करता है। अकाउंटिंग इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट इज एज गुड एज डुअल एस्पेक्ट, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारा अकाउंटिंग है वो इक्विवेलेंट चलना चाहिए, मतलब ये हमेशा बराबर होने चाहिए। इन दोनों का जोड़ जो है वो हमेशा इसके बराबर चलना चाहिए। ये हम सीखेंगे प्रैक्टिकली अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर के अंदर भी। अगला आया ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। इसके अंदर हमने ये सीखा कि जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए गए हैं वो पर्सनली बायस्ड नहीं होने चाहिए, मतलब कि वो फ्री फ्रॉम बायसनेस होना चाहिए। उसका एक कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का यहां पे मतलब क्या है कि उसके पीछे हमारे वाउचर्स होने चाहिए, और वाउचर्स होगा अलोंग विद क्या चीज? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके हो सकते हैं इनवॉइसेस, कैश मेमोज, बैंक ट्रांजैक्शन, कुछ भी। तो ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी होना जरूरी है, ताकि कोई ये ना कहे कि आपने फर्जी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया हुआ है, अपनी मर्जी से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया है। अगर कोई सेल हुई है तो उसका सेल का इनवॉइस होगा, अगर कोई परचेज हुई है तो परचेज का इनवॉइस होगा, और उसके बेसिस पे आप वाउचर तैयार करोगे और उस वाउचर के साथ ही उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ऑल दीज 12 आर कॉन्सेप्ट्स। अब इसके बाद बात करेंगे हम कन्वेंशंस की, जिसमें हमने देखा पहला कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी के अंदर क्या बात हुई? इसके अंदर हमने बात की कि हमें सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करने हैं जो कि मटेरियल इन नेचर होते हैं। हमें ऑर्गेनाइजेशन के नेचर और स्कोप को समझना पड़ता है, और उस अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि उसके लिए क्या मटेरियल है क्या नहीं। इसका एग्जांपल हमने देखा था कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका 250 करोड़ का टर्नओवर है सपोज, और उसकी जगह पे कोई 50,000 की कोई ट्रांजैक्शन हुई है, उसके अंदर कोई रिपेयर हुआ है या बिल्डिंग मेंटेनेंस का काम हुआ है या फिर कोई लॉस हो गया है, तो इस टाइप के ट्रांजैक्शन को इतना मटेरियल नहीं कहेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन अगर यही कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसका टर्नओवर सिर्फ 10 लाख रुपए का है, तो उसके लिए ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा? मटेरियल हो जाएगा। तो हमें सिचुएशनली आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या मटेरियल है क्या नहीं। और ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितनी भी मटेरियल ट्रांजैक्शन है जो कि आपकी जजमेंट से तय होगी कि वो मटेरियल है कि नहीं, उसको आपको डिस्क्लोज करके चलना है। अगला कन्वेंशन ये कहता है कि फुल डिस्क्लोजर चाहिए। भाई साहब, जितना भी आपका ट्रांजैक्शन है, जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितनी भी आपकी रेलेवेंट चीजें हैं, जो कि आपको ये लगता है कि जो भी हमारे यूजर्स हैं उसके डिसीजन मेकिंग में उसका इंपैक्ट पड़ेगा, वो आपको डिस्क्लोज करना है। यहाँ पे डिस्क्लोजर में आपको कुछ भी छुपाना नहीं है। दोनों को दोनों आपस में एंटी चलते हैं। मटेरियलिटी कहता है कि आपको सिर्फ मटेरियल बताना है, फुल डिस्क्लोजर कहता है कि सारी चीजें डिस्क्लोज करनी है। तो आपको यहाँ पे अगर ओवरऑल की बात करें तो मटेरियलिटी जो है वो ओवरऑल कर जाता है किसके ऊपर? फुल डिस्क्लोजर के ऊपर, क्योंकि जहां पे हम मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे वहां फुल डिस्क्लोजर नहीं लगाते हैं। इसी का अंश है कि फुल डिस्क्लोजर के अंदर ही हम ये बात कहते हैं कि भैया फुल डिस्क्लोजर का मतलब है कि सारी मटेरियल डिस्क्लोज करनी है। और मटेरियलिटी कहता है कि भाई साहब मटेरियलिटी वाली ट्रांजैक्शंस को तो आपको 100% डिस्क्लोज करना है। तो मोर और लेस बोथ आर सेम। नाउ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, ये आपको ये कहता है कि भाई साहब अपने प्रॉफिट के बारे में कुछ मत देखो, अपने लॉसेस को सारा प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करके रखो। मतलब कि अगर कोई एंटीसिपेटेड प्रॉफिट होने वाला है तो उसको भूल जाओ, बट अगर कोई एंटीसिपेटेड लॉस है तो वो आपको रिकॉर्ड करना ही करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसके अंदर हमने एग्जांपल देखा था एक क्लोजिंग स्टॉक का, कि क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो कैसे की जाती है। उसमें कहा जाता है कि जो भी उसकी कॉस्ट है या फिर जो भी उसकी मार्केट वैल्यू, इन दोनों में से देखो कि कौन सा लोअर है, और जो भी लोअर होगा उसको आपको बुक्स अकाउंट में लिखना होता है। ये बात कंजर्वेटिज्म को प्रूव करता है कि अगर आपकी मार्केट वैल्यू कम होगी तो ऑब्वियसली बात है आपको कम वाले को रिकॉर्ड करना है, लेकिन अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी तो आपको ज्यादा पे नहीं जाना, आपको कॉस्ट ही रिकॉर्ड करना है। ज्यादा का मतलब कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो कोई कहता है कि भैया प्रॉफिट को मत देखो, अगर कोई एंटीसिपेटेड प्रॉफिट है तो उसको तब तक रिकॉर्ड मत करो जब तक वो एक्चुअल में रियलाइज ना हो जाए प्रॉफिट। बट अगर कोई एंटीसिपेटेड लॉस है तो आपको उसको पहले से ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेके चलना है। और लास्ट कन्वेंशन था आपका टाइमलाइननेस का, जिसके अंदर कहा जाता है कि जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो यूजर्स को टाइमली मिल जाने चाहिए। टाइमली का मतलब क्या हुआ कि जो भी
डिसाइडेड पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन ईयर एंड हो गया तो 2-3 महीने के अंदर उसको आपको कंक्लूड करके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के यूजर को कम्युनिकेट कर देनी है। ऐसा ना हो कि 1 साल की ट्रांजैक्शन थी और 4 साल उसकी रिकॉर्डिंग में लग गया या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होने में लग गया। तो मोटा मोटा आपको टाइमलाइन यहाँ पे फुलफिल करनी होती है। एक कन्वेंशन है कि भैया टाइमलाइन के पैरामीटर के अंदर अंदर ही जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो तैयार कर दिए जाएंगे और यूजर्स को शेयर कर दिया जाएगा, ताकि वो वेल इन टाइम अपने डिसीजंस वगैरह ले पाए ऑन द बेसिस ऑफ दोज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। तो दीज आर दी होल कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन जिसको हमने मोटे तौर पर रिवाइज कर लिया है।